माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून, इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुल्क की उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क को बनाने में एक अहम किरदार निभा रही हैं, जैसे हमारे सियासतदान, कानून साज और सहाफ़ी। और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ सियासतदान डॉक्टर हर्षवर्धन जी से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी मिनिस्ट्री के बारे में। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। और मेरा सवाल आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुई है। सबसे अहम सवाल कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का इतना अहम और इतना क्रूशल हिस्सा है कि उसके बगैर अब ज़िंदगी जो है वो अधूरी या कहें कि नामुमकिन सी लगती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री का मकसद क्या है और उसकी अहमियत क्या है आम इंसान की ज़िंदगी में? नहीं, आम इंसान की ज़िंदगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्रालय के बगैर चल नहीं सकती है। जी यद्यपि हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो भी आम इंसानों के लिए किया जाता है उसको आम इंसान हर समय इस्तेमाल करता है, जी। लेकिन शायद उसको ये कल्पना नहीं होती होगी कि ये जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है अपने जीवन के अंदर, जिस चीज़ का वो लाभ उठा रहा है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, उसको कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ रिसर्च के स्कॉलर्स ने वर्षों तक तपस्या करके, मेहनत करके उसको जनता के लिए समर्पित किया है, खोज करके। जी और उदाहरण के लिए अगर मैं मान लीजिए बिल्कुल एक साधारण से साधारण भाषा में भी आपसे समझाने की कोशिश करूं, तो एक वैक्सीन है, एक जिसको टीका बोलते हैं, जी जी जी। जो हम पैदा होने के बाद बच्चों को लगाते हैं बिल्कुल। और उसके कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो बचता है। बचता है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जी होती है। अभी हमारी मिनिस्ट्री ने जो छोटे बच्चों को डायरिया होता है उसके कारण लाखों बच्चों की मौत होती है, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मृत्यु का शिकार होते हैं रोटा वायरस के कारण। जी और हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारे वैज्ञानिकों ने वर्षों तक मेहनत करके दिन रात लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे काम करके उन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक करके निकाला, जो आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो टीकाकरण का कार्यक्रम सारे देश में निःशुल्क बच्चों को देने के लिए जी। चलता है, उसके अंदर उसका अंग बना दिया है। ओह। और ये वैक्सीन अमेरिका में $50 के अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए उपलब्ध होती है। भारत में सिर्फ $1 के खर्चे पर, वो भी सरकारी खर्चे पर, वो भारत के बच्चों के लिए उपलब्ध हो गई। बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अभी उदाहरण के लिए एक डायबिटीज़ के लिए दवाई है BGR-34, जो आयुर्वेदिक 6 एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं आयुर्वेदा के अंदर जिनका वर्णन लिखा हुआ है, उनके ऊपर काम करके वर्षों तक रिसर्च करके एक ऐसी दवाई निकाली गई है जो बड़ी पॉपुलर हो रही है, जो ब्लड शुगर को कम करती है। जो उसका इस्तेमाल करेंगे उनको शायद पता नहीं कि ये कौन से मंत्रालय ने इस काम को किया है। बिल्कुल। किसानों के लिए अगर आप बात करें तो एक किसान के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसको किस समय हम जानकारी दे पाएँ कि कब बारिश आ सकती है, कब आंधी तूफान आ सकता है, कब ओले गिर सकते हैं, तो उसके अनुरूप, उसके अनुसार वो अपनी सारी जो फसल है उसकी सुरक्षा कर सकता है, उसकी योजना बना सकता है। हमारी मिनिस्ट्री में, जो हमारा मिनिस्ट्री का जो पृथ्वी विज्ञान का जो अंग है, जी
उसके माध्यम से हम किसानों को करीब 1,15,00,000 किसानों को SMS के माध्यम से वो जानकारियाँ देते हैं। जिन जानकारियों को प्राप्त करके जो किसानों को जो फ़ायदा होता है उसके बारे में जो देश में जो एक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, उसने अपनी जानकारी, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं, मैं पिछली साल की रिपोर्ट की बात करूं, अभी लेटेस्ट में तो और भी ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ गया है, हम इसको बहुत जल्दी रिलीज़ भी करने वाले हैं मीडिया के सामने। उसने कहा कि 1 लाख से 2,10,000 करोड़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट GDP में होता है, खाली किसानों को जो हम जानकारी देते हैं। और इसी तरह से मछुआरों को जानकारी देते हैं कि कहाँ पर उनको जो है फिशिंग करना ठीक रहेगा, कहाँ उनको ज़्यादा अपने लिए मिलेगा कैच, या कहाँ पर उनके लिए सेफ्टी का एंगल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस जानकारी के माध्यम से 34,000 करोड़ का GDP में इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी हवाई जहाज को ठीक से लैंड करना और ठीक से ऊपर जाने के लिए वहाँ विजिबिलिटी ठीक हो, तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने अर्थ साइंसेस के साथ मिलके दृष्टि करके जो है एक उपकरण बनाया है जो एयरपोर्ट्स पर लगाया जा रहा है। या इसी प्रकार से अभी हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है कि रेल को चलते समय मान लीजिए फॉग के अंदर विजिबिलिटी कैसे बेहतर हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है सूर्य ऊर्जा का किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी मेरी कंस्टिट्यूंसी में लाल बाग के अंदर कि हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते आपकी मिनिस्ट्री के बगैर। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लगभग हर क्षेत्र में हम आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साइंटिस्ट का हमने फोकस ही बदल दिया। जब हम आम लोगों से बात करते हैं और जब हम अपने मुल्क की साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दूसरे ममालिक में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, उनसे जब हम कंपेयर करते हैं तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हम जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, अभी भी हमारी साइंस जो है उतना उसने तरक्की नहीं की, पहली बात ये टेक्नोलॉजी ने उतनी तरक्की नहीं की। तो क्या उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्या मिनिस्ट्री की तरफ से उस तरह की इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही कि देखें आप, हम उस तरह से पीछे नहीं हैं जिस तरह से आप उसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पता नहीं शायद पुराने ज़माने में ऐसा होता होगा, लेकिन आज शायद ना तो ये परसेप्शन है और ना ही ये सच्चाई है। जी। सच्चाई ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में हम आज दुनिया के किसी मुल्क से पीछे नहीं हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी में हम आज जो हमारे पब्लिकेशंस हैं, जो हमारी रिसर्च है, वो तीसरे नंबर पर सारी दुनिया में है। हम इतने सारे देशों में तीसरे नंबर पे जो साइंस के पब्लिकेशंस होते हैं, जो रिसर्च करके जो सारे दुनिया जिनको सर्वमान्य होते हैं, उसमें हम सारे दुनिया के अंदर छठे नंबर के ऊपर हैं। अभी समुद्र के अंदर जो जानकारियां हम प्राप्त करते हैं, या सुनामी आने वाली है, उस सुनामी का पहले से हमने वार्निंग देना है, इस सिस्टम का डायग्नोसिस करके और उसकी जानकारी लोगों को 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले देना ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित कर लें। तो अर्ली सुनामी का जो वार्निंग सिस्टम है, उसमें हम अपने लोगों को तो वर्ल्ड क्लास इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम 80 देश कम से कम जो समुद्र के किनारे हैं उनको हम जानकारियाँ देते हैं। यानी अभी हम दुनिया के अंदर, अभी आपने देखा कि मोदी जी के आने के बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है भेजा गया, जो जिसके ऊपर खर्चा तो शायद एक हॉलीवुड के अंदर जो फिल्म बनाने से भी जितना खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में वो चला गया। और ये पहली बार हुआ कि भारत का जो है ये मार्स का जो मंगल ग्रह के ऊपर भेजा गया जो यान है, ये पहली बार में सफलता इसने प्राप्त करी, जबकि दुनिया में किसी देश के अंदर विकसित देशों ने भी पहली बार में सफलता प्राप्त नहीं की। अभी हमारा एस्ट्रोसैट जो हमारा अंतरिक्ष में एक प्रकार से लेबॉर्ट्री जो हमने जाकर स्थापित की है, उस एस्ट्रोसैट से अमेरिका ने भी अपने जो है सैटेलाइट जो है उसके माध्यम से लॉन्च किए स्पेस के अंदर। ये पहले कभी अमेरिका ऐसी स्थिति एक्सेप्ट नहीं करता था। अभी हम दुनिया का सबसे बड़ा 30 मीटर का जो टेलीस्कोप है, 30 मीटर टेलीस्कोप बना रहे हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और कनाडा, ये 4-5 प्रमुख देश मिलकर बना रहे हैं। ये हवाई में लगाया जाएगा और अंतरिक्ष को, गैलेक्सी को, इसको स्टडी करने के लिए इस टेलीस्कोप में 1300 करोड़ रुपया भारत का व्यय होगा। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि इस टेलीस्कोप का जो हार्डवेयर है, जी, अधिकांश हार्डवेयर वो भारत के अंदर बनाया जा रहा है। जाएगा तो उससे फायदा तो होगा बाहर। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो बात, मूल जी। प्रश्न आपने जो कहा कि लोगों को शायद ये कल्पना है कि हम पिछड़े हुए हैं, अभी हम किसी चीज़ के अंदर पिछड़े हुए नहीं हैं। और हमारे पास श्रेष्ठतम वैज्ञानिक हैं, श्रेष्ठतम रिसर्च है और तो रोज़ नई नई रिसर्चर्स नई जो नई है चीज़ें हम नई नई निकाल रहे रिसर्च हैं। करें हर हर दिन, साइंटिस्ट जो है और बेहतर से बेहतर करें, टेक्नोलॉजीज हमारे मुल्क में और बेहतर से बेहतर आएँ। इसके लिए मिनिस्ट्री की तरफ से उन रिसर्चर्स को, जो ना सिर्फ रिसर्चर जो बड़े हैं, मैं बात कर रही हूँ जो कॉलेजेस में भी हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो अपनी नई नई रिसर्च वो जो करते हैं, उसकी तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से उनको किस तरह का सपोर्ट दिया जाता है, किस तरह से आप उन्हें बढ़ावा देते हैं? हर लेवल के लिए इतनी प्रकार की हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं। मेरा ख्याल से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हर वर्ष हम लोग कई किस्म की स्कॉलरशिप्स देते हैं एट एवरी स्टेज। विज्ञान को जन आंदोलन बनाने के लिए, जिनकी विज्ञान में रुचि है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और कई तो ऐसी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं, ऐसे स्कीम्स हैं। जैसे रामानुजन जो हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, हमारे देश में रामालिंगा स्वामी हैं, उनके नाम से जो है काफ़ी बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर हुए हैं। ऐसे जेसी बोस से लेकर और एसएन बोस तक और सर सीवी रमन तक हर एक के नाम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से इवन जो लोग विदेश में भी चले गए हैं उनको भी हम वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी आप आश्चर्य करेंगे, आपको खुशी भी होगी जानकर कि अब वो स्थिति नहीं कि हमारे लोग बाहर जाने के लिए उत्सुक हों, अब बाहर के हमारे वैज्ञानिक भारत में आने के लिए उत्सुक हैं। खाली एक बायोटेक्नोलॉजी का ही अगर मैं आपको डाटा दूं तो शायद कम से कम 150-200 लोग जो है पिछले समय के अंदर विदेशों से जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर वापस आ गए हैं, जिनको हम अपनी स्कॉलरशिप्स देकर उनको और ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से अभी जो हमारे वैज्ञानिक लोग हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं, हमने ऐसी स्कीम बनाई है जिसमें कि वो वैज्ञानिक लोग स्कूलों में और कॉलेजों में जाकर भी उनको एक मिनिमम टाइम जो है वो जाकर विज्ञान के लेक्चर्स देते हैं, ताकि विज्ञान जो है वो देश में एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित हो। जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत उत्साह बने, उनको नई नई जानकारियाँ मिले, नए नए उनमें। और आप आज देखिए ना कि जो प्रधानमंत्री जी ने एक मूवमेंट खड़ा किया देश में कि स्टैंड अप और स्टार्टअप का, आज वो इतना बड़ा मूवमेंट बन गया है कि हर नौजवान जो है वो नए नए आइडियाज़ के साथ जो है इनोवेशंस कर रहा है। आज लोग इनोवेशन कोफिशेंट की बात करने लगे हैं, आज लोग आइडियाज़ की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आज जानना चाहती हूँ, शायद लोग भी ये जानना चाहेंगे कि जब से आप मिनिस्टर बने हैं इस मिनिस्ट्री में, तो आपने किस तरह के बदलाव किए हैं? आपकी वजह से मिनिस्ट्री किस तरह से और बेहतर हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 1 साल और 2 महीना मुझे हुआ है इस मंत्रालय में, और इस 1 साल 2 महीने में मैंने सबसे पहला काम ये किया, सारी लेबॉर्ट्रीज़ में से आप समझिए मैं लगभग 80% का मैं दौरा कर चुका हूँ। और 80% के अंदर जाकर मैं एक एक साइंटिस्ट से मिल चुका हूँ, एक एक लेबॉर्ट्री के अंदर एक एक कमरे में जाकर मैंने खुद से अध्ययन किया है, उनके साथ इंटरेक्शन किया है, उनको अपना जो भी मैं मोटिवेशन कर सकता था वो किया है, चीज़ों को समझा है, ग्राउंड पर देखा है, उनको प्रोत्साहित किया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जितनी CSIR की लेबॉर्ट्रीज़ हैं 38, उनके मैंने डायरेक्टर्स के साथ 2 दिन की चिंतन किया देहरादून में, बायोटेक्नोलॉजी वालों के साथ चिंतन किया पूरा फरीदाबाद के अंदर अपने एक प्रेस्टिजियस सेंटर के अंदर, इसी तरह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं उनके साथ हैदराबाद में चिंतन किया, बाकी लोगों के साथ चिंतन किया। और सारी जो रिसर्च है इसका फोकस बिल्कुल क्लियर कट रहे कि ये नहीं कि हम कुछ भी किए जा रहे हैं, कोई हमें पता नहीं कब हम पूरा करेंगे। अब स्थिति यह है कि हमारे सारे लोग मिलकर एक दिशा में काम कर रहे हैं। कोई अगर किसी विषय के ऊपर चेन्नई में काम कर रहा है और कोई उसी विषय के ऊपर जम्मू में भी काम कर रहा है, तो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन है। एक दिशा के अंदर लक्ष्य तय करके काम कर रहे हैं। लक्ष्य इस तरह के तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें। उनके अंदर भी कौन सी चीज़ हम 1 साल में प्राप्त करें, कौन सी चीज़ 2 साल में, कौन सी 3 साल में, उसके लिए टाइमलीनेस हमने तय की है, उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म तय किए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े कार्यक्रम दिए हैं वो ऐसे नहीं दिए, बहुत उन्होंने सोच विचार किया है, सबसे चिंतन किया है। वो मेक इन इंडिया का कैंपेन है, डिजिटल इंडिया का कैंपेन है, वो
आपका जो स्वच्छ भारत है, समर्थ भारत है, उन्होंने स्मार्ट सिटीज़, बहुत सारे कैंपेन दिए हैं। इन सारे कैंपेन्स में साइंस कैसे हेल्प कर और सकती आप है? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से आप एमपी बने हैं और बहुत ही बड़े कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें आपने पछाड़ा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपके साथ ये भी जानना चाहूँगी उसके साथ कि चांदनी चौक एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें हर समाज के हर तबके के लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर सबको खुश रखना, सबके साथ मिलकर चलना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। आपके वहाँ आने के बाद और आपके इस मिनिस्ट्री से आपके जुड़ने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि साहब ये ऐसी कंस्टिट्यूंसी है या सबको खुश रखना मुश्किल, और ऐसा मेरी क्योंकि दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। जी। मैं पहले तो इस दृष्टि से देखता नहीं कि वहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ। और मैं तो ये मान के चलता हूँ, देखिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन अपनी तरफ से पूरे क्षेत्र के अंदर हम लोग बहुत गहराई से समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अब आप मान लीजिए साइंस ही की मैं बात करूं तो जहाँ हमने एक तरफ शाहजहानाबाद डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को, जो केवल लोग आके पत्थर लगाया करते थे और इनॉग्रेशन घोषित कर देते थे, कभी कुछ नहीं किया था, उसको हमने तेज़ी से शुरू किया। लेकिन साइंस के माध्यम से मेरा अपना एक सबसे बड़ा जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है लाल बाग, जिसमें हज़ारों की संख्या के अंदर गरीब लोग रहते हैं। मैंने अपने साइंटिस्ट को बैठा के कहा कि मुझे आप कोई ऐसी चीज़ निकाल कर दीजिए कि ये सूर्य की जो आशीर्वाद है हमें मिलता है सूर्य की किरणों के माध्यम से, इसका हम इस्तेमाल करें उनके जीवन को बेहतर करने के लिए। तो हमने एक सूर्य ज्योति करके एक ऐसा लैंप निकाला है जिसको गरीब लोगों की छत के ऊपर फिट करके, और पहले हमने फर्स्ट स्ट्रोक में निकाला जिसमें कि सारे उस उनकी झुग्गी के अंदर दिन के अंदर पूरे दिन भर रोशनी रहती थी। अब हमने उसका फर्दर मॉडिफिकेशन किया है जिसमें कि हमने उसके अंदर एक छोटा सा सोलर सेल लगा के वो ऐसा कर दिया है कि दिन और रात केवल सूरज की रोशनी के माध्यम से दिन भर बिजली आएगी और फिर उस सेल के माध्यम से रात में भी जो है वो प्रकाशमान हो जाएगा। ये अपने आप में हमें सैकड़ों की तादाद में जो है वहाँ के लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे घर में भी लगाए। हमने अब अपनी मिनिस्ट्री के माध्यम से उसमें एडवांस्ड रिसर्च के लिए जो है बहुत सारी सपोर्ट दी और वैज्ञानिकों ने उसका एडवांस मॉडल भी निकाल दिया। अब ये लोगों को वहाँ जो आपके अखबार के लोगों ने जाके इंटरव्यू किया तो लोगों ने बताया कि हमारा 200, 300, 400 रुपये तक का बिजली का खर्चा कम हो गया, केवल क्योंकि हमारे को जो है रोशनी मिल पा रही है। उस रोशनी में मैंने अपनी आँखों से मीडिया के लोगों की प्रेजेंस में 15-20 बच्चों को अच्छा खासा पढ़ते हुए देखा कि वो वहाँ पर उन बच्चों की क्लासेस हो रही हैं। तो इस प्रकार से साइंस के माध्यम से वेस्ट, कूड़े से कैसे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, कूड़े से कैसे फ्यूल बना सकते हैं। कहीं पर आप जाके देखेंगे कोई फूल का, इसका उसका कचरा है, उससे हमारी एरोमा, लखनऊ के अंदर हमारी लैब है, वो एरोमा इंडस्ट्री जो है, यानी उसके ऊपर करोड़ों रुपया जो है उसके अंदर से हम जो है जनरेट कर सकते हैं अपने देश के लिए रेवेन्यू। वो उस लेवल का जो है वहाँ पर काम हो चुका है। आप हर दिल अजीज़ हैं, बहुत ही कम आपके बारे में कुछ सुनने को मिलता है। आपके पीछे भी अगर किसी से बात की जाए तो आपके बारे में तारीफ़ सुनने को मिलती है। ये आपको क्या लगता है जो आपका एक लोगों के साथ एक बेबाकपन है, जो एक रिश्ता है उनके साथ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं वो है, या फिर आप राज बताइए? देखिए, राज तो इसमें क्या राज वाली बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सब के लिए बड़े ये सौभाग्य की बात है कि हमें भारत जैसे महान देश में एक ह्यूमन बीइंग की तरह इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका मिला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के रूप में जन्म ले पाना ये तो शायद सौभाग्य होता है, ये फॉर्चून होता है, लेकिन आदमी इंसान बन जाए ये एक प्रकार से चैलेंज होता है। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है इंसान बनने की दूसरी प्रक्रिया का नाम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनबीटेबल हैं, जैसे सत्य की ताकत है, ईमानदारी की ताकत है, लव कंपैशन की ताकत है, कर्म की ताकत है, भगवान की प्रेजेंस की ताकत है। तो इन चीज़ों को मैं सुप्रीम मानता हूँ और ये मेरे लाइफ के कमिटमेंट्स हैं।
और इनके अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और सौभाग्य से मुझे लोगों का बहुत प्रेम मिला है। मैं हृदय से उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि मुझे सब लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है। जो लोग कई बार शायद राजनीतिक विरोधी भी हों, वो भी जो है वो भी गुरेज करते हैं आपसे। स्नेह देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। जी। तो मैं हृदय से सारे समाज का और देश के अपने लोगों का आभार व्यक्त जी। करता हूँ। और मुझे हमारे वो पास सारा कुछ सारे देश में जहाँ भी जाता हूँ मुझे बहुत स्नेह मिलता है, मुझे जी। बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ हमारे पास अपने ख़त भेजे हुए हैं। हमारे पास हरियाणा से राशि का है। इनका कहना है कि पोलियो को लेकर जिस तरह से आपने एक मुहिम छेड़ी थी और जो कामयाबी आपको मिली थी, अब आपके जो डिपार्टमेंट है, नया डिपार्टमेंट, क्या इस तरह की मुहिम आप फिर से कोई शुरू करेंगे? देखिए, पोलियो एक अलग तरह की मुहिम थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बना था तो दुनिया में सिर्फ एक चेचक की बीमारी थी जो जड़ से समाप्त हुई थी। और पोलियो के भारत में सारे दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में थे। और एक वैज्ञानिक पद्धति थी जिसके कारण पोलियो को जड़ से समाप्त किया जा सकता था। भारत में कोई उसको करने के लिए तैयार नहीं था। लोग कहते थे इतने बड़े देश में ये संभव नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था कि इतने बड़े देश में अगर सबको आप बैलेट पेपर दे सकते हो, मतपत्र हर एक के घर के पास आप केंद्र बना के पहुंचा सकते हो जिस पे वो जाकर पॉलिटिकल पार्टी को ठप्पा लगाता है, तो आप अपने देश के बच्चों को अपंगता और अपाहिजता से बचाने के लिए पोलियो की वैक्सीन की कोल्ड चेन क्यों सारे देश भर में स्थापित नहीं कर सकते। उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए सफलतापूर्वक प्रयोग दिल्ली में करके दिखाया, फिर वो भारत का प्रयोग बना, फिर वो साउथ ईस्ट एशिया का बना। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे अपने जीवन में मेरी आंखों के सामने भारत ही नहीं, सारे आसपास के साउथ ईस्ट एशिया, दुनिया के अनेक देशों को पोलियो मुक्त होकर सर्टिफाई होते हुए देखने का मौका मिल गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके समाधान हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई एक चीज़ जो आपके दिमाग में हो जिसको लेके लगता है आपको कि मैं इस पर काम मुझे करना है और फोकस मेरा उस पर है। देखिए, फोकस मैं तो आपको सच बताऊं ईमानदारी से कि मैं सारी चीज़ों पे बराबर फोकस कर रहा हूं, लेकिन अब उदाहरण के लिए अब अगर आप कहें अब मैल न्यूट्रिशन इतनी बड़ी समस्या है देश की। आज मान लीजिए 300 मिलियन लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको ठीक प्रकार से खाना नहीं मिल रहा है। आज भी जो है मैल न्यूट्रिशन से प्रभावित बच्चे हैं। आज भी मान लीजिए देश में 87% जो महिलाएं हैं वो गर्भवती होने पे खून की कमी का शिकार होती है। वो उनके लिए गर्भवती होना ही अभिशाप बन जाता है कई बार। तो ऐसे अनेकों इश्यूज़ हैं जो हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं, साइंस से भी जुड़े हुए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर नए नए इनोवेशंस के माध्यम से जीवन को और फिर हर सुविधा को लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते, जो अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध कराना। हमने बड़ी टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन कर दी, विदेशों में बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वही चीज़ भारत के अंदर उस दाम के ऊपर उपलब्ध करा देना लोगों को, ये हमारा सपना है कि ज़्यादातर चीज़ों में चीज़ें अफोर्डेबल हों, ताकि हर कोई उसे आम आदमी भी उसको प्राप्त कर सके। यही रिसर्च का हम फोकस अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि किसान भाई जो है उनके लिए हमारे सारे जो रिसर्च है उसका किसानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सारा फोकस है। इसी तरह से दूसरे गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। आखिर में मैं चाहूँगी जो लोग आपको अपने घरों पे बैठे देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? नहीं, मैं उनको सबको हृदय की गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनसे भगवान से उनके लिए दुआ मांगता हूं। और मैं उनको एक बात तो ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कि अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए। आप अगर इस देश के जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं, यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, उसको ठीक प्रकार से पालन करें तो आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से ख्याल करिए। बच्चों को अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आप उन्हें अच्छा इंसान बनाइए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करिए। 1 घंटा अगर उन्हें स्टडी टेबल पर बैठाना ज़रूरी समझते हैं तो कम से कम 1 घंटा उनको प्लेग्राउंड के अंदर खेलते हुए भी देख के आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आज ये कहना है कि दुनिया का 45% जो बीमारी का बर्डन है वो केवल फिज़िकल इनएक्टिविटी के कारण है।
बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है या दूसरी बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि माँ बाप उनके खेल के ऊपर, उनके व्यायाम के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना उनका परसेंटेज 96 हो या 97 हो, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना शुक्रिया। कीमती वक्त हमें देने के लिए शुक्रिया। और इतनी अहम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्ते।